लेकिन लोग पूज्य नहीं बन पाते। लोग पूज्य वे तब बने जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भारत की ज्ञान की परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। और ज्ञान की इस प्रवाह को अगर आप देखें तो चारों स्थानों पर जो 4 महाकुंभ होते हैं 12-12 वर्ष के अंतराल में, कॉन्ग्रेस 3 और 4 वर्ष के अंदर एक आयोजन किसी एक स्थल पर आयोजित होता है। ये वास्तव में भारत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने के ही आयोजन है। आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को चिंतन में बदलने और फिर इसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारत की ऋषि परंपरा एकत्र होती थी, उन पर चिंतन करती थी, समाज के लिए गाइडलाइन तय करती थी, जो समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से भी समाज के सामने आई और फिर समाज उसका अनुसरण करता था। अब याद करिए, हर तीसरे चौथे वर्ष में एक इस प्रकार का बड़ा आयोजन होता है। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को लिपिबद्ध किए हुए बहुत समय नहीं हुए। याद करना कि ये परंपरा पहली बार संहिताबद्ध होती है भगवान वेदव्यास के समय में, आज से 5000 वर्ष पहले। दुनिया की दृष्टि ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत अर्वाचीन है, यानी नया है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले तो हमारा त्रेता युग, द्वापर यानी त्रेता का समापन था, द्वापर की शुरुआत थी, और द्वापर का समापन था और कली युग का प्रारंभ था। तो उससे पहले भी पूरा द्वापर चला गया, पूरा त्रेता चला गया, पूरा सतयुग चला गया। युगों की एक परंपरा, और ये 7वां मनवंतर है, यानी एक लंबी परंपरा भारत की ऋषि इसको किस रूप में मानती रही है। तो अगर भारतीय संस्कृति की दृष्टि, सनातन धर्म की संस्कृति की दृष्टि देखेंगे तो ये अर्वाचीन है, लेकिन दुनिया की दृष्टि देखेंगे तो 5000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर मुझे लगता है किसी का भी इतिहास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के मंथन और इस प्रकार के चिंतन के कुछ अवसर और भी आए हैं, जिनमें नैमिषारण्य का नाम भी आता है। पहला जो पुराण भगवान वेदव्यास ने अपना रचा था वह श्रीमद् भागवत महापुराण रचा था, और 18 पुराण की न्यू उसी शैली से आगे रचे जाने हैं। यह उन्होंने जो तय किया वही आगे बढ़ा, और जो आगे चल करके नैमिषारण्य में इन सब आयोजनों का एक अवसर बनता है। इसमें आज से 3500 वर्ष पहले 88,000 ऋषियों को उसी नैमिषारण्य में एकत्र होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों के बारे में, उपपुराणों के बारे में, भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को उन्होंने फिर उसे प्रदान किया। महाकुंभ के आयोजन में हो सकता है कि इस प्रकार के किसी आयोजन को आगे बढ़ाने का अवसर न मिला हो, क्योंकि वो पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया। हमने ज्ञान की इस भौतिक परंपरा को अध्यात्म से अलग करके ये मान लिया कि इसमें अब बहुत कार्य करने का दायित्व तो यह सब आज के बुद्धिजीवियों में है, उन्हीं के ऊपर हमने छोड़ दिया है। हम अपनी अकादमिक संस्थाओं के ऊपर इन कार्यों को छोड़ दिए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए मोहनदास जी को और अमन जी को और उनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने भारत की इस बौद्धिक परंपरा को इस यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव के माध्यम से आगरा में आयोजित करने का यह एक अवसर, इस एक कार्यक्रम यहाँ पे किया है। जब मैंने इस कार्यक्रम के बारे में पूछा, मुझे अभी जब मैं जैसे एयरपोर्ट पे लैंड किया, प्रशासनिक अधिकारी वहां मुझे मिले थे, तो मैं गाड़ी में बैठने वाला था। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधिगण एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में भी तो
चल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनका कार्यक्रम बहुत गोपनीय है, किसी की भी उसमें एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा चलिए जनप्रतिनिधियों से मिल लेता हूँ और उनका जो अनुशासन होगा उसे अनुशासन का उनके पालन करेंगे। जनप्रतिनिधि से मिलकर उनको यही एयरपोर्ट पे बिठाएंगे और फिर मैं भी अकेले ही उस कार्यक्रम, उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनूंगा। लेकिन एक अच्छा प्रयास, और ये यूपी में तो पहली बार इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि जब देश भर से जुड़े हुए प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न एक साथ एक कॉन्क्लेव के माध्यम से जुड़ करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सच है कि कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। इनोवेशन के लिए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए और ये आइडियाज आएंगे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करके। विचार कहीं से भी मिल सकते हैं और ये विचार की परंपरा आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से है। याद करिए, दुनिया के सभी प्रकार के रामायण की आधारशिला बनती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ये कितनी लोकप्रिय क्यों हुई? वाल्मीकि रामायण के लोकप्रिय होने का कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने उसे व्यवहारिक संस्कृत में नहीं रचा, बोलचाल की संस्कृत में रचा। व्याकरण की संस्कृत नहीं है, व्यवहारिक संस्कृत है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भारतीय भाषा का जो जानकार हो, अगर उसे एक बार उस संस्कृत के बारे में नहीं भी जानता हो, लेकिन भारत की किसी भी भाषा को जानता होगा, अगर वह उसे एक बार ध्यान से उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि जी क्या बोलना चाहते हैं। और वह आधार बना। महर्षि वाल्मीकि के मन में एक श्लोक फूट रहा था। उन्होंने कहा मैं लिखूं किसके बारे में, ये समझ में नहीं आ रहा। वे नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा मेरे मन में एक श्लोक आ रहा है, लेकिन मैं उस श्लोक को एक ग्रंथ के रूप में रचूं तो किसको रचूं? तो नारद जी ने कहते हैं कि इस प्रकार का पुरुष तो एक ही है जो परम पुरुष है और वह श्री राम है। उनको आधार बना करके आप अपने इस ग्रंथ की रचना करें। आप मुझे बताइए कि अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता तो क्या रामायण जैसा ग्रंथ हमारे सामने आ पाया होता? नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ विचारों का शेयर करना यहाँ किसी एक नई रामायण की रचना का आधारशिला भी बनने जा रहा है। आधारशिला बनने जा रहा है। यही भारत की परंपरा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी, नचिकेता जी को भी और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है और अपने अनुभव का लाभ जब लोग हमारी टीम को देते हैं, हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है
तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा? और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास उड़ सा चुका था। और उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को उत्साहित यानी प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया इसका आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छाता हुआ दिखाई दिया। आज हमारे पास पूरे देश के अंदर अनेक यूनिकॉर्न है। उत्तर प्रदेश ने जो कदम उठाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स अकेले यूपी में, और इनमें से लगभग 7,000 ऐसे हैं जिनको केवल महिलाएं लीड कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और मेरा मानना है कि ये केवल फिनटेक में ही नहीं है, जीवन के अलग अलग फील्ड में इन्होंने कुछ नया करके दिखाया है। हम बहुत चक हैं कि यूपी जैसे राज्य में फिजिक्स वाला में भी एक यूनिकॉर्न बन गया। जब मेरी 3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा उनका आइडिया लगा। इन्होंने किस फील्ड में ये काम किया है, ऐसा नहीं कि पहले अवसर नहीं थे, अवसर पहले भी थे, लेकिन देखते ही देखते यूपी के प्रतियोगी छात्रों ने और स्कूली छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया। आज यानी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन जनपदों में जहां के बारे में हम लोग ये मानते थे कि वहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या जानते हैं, वहां पर भी फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है। उन दूर दराज के जनपदों में ये चीजें बताती हैं कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ टेक्नोलॉजी जब उसके साथ जुड़ती है तो वह कैसे छाता हुआ दिखाई देता है। या उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुए हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको महाकुंभ का ही बता सकता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बारे में कहा था कि कुंभ को डिजिटल कुंभ के साथ पता जोड़ो। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000। अनुमान करिए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए, डिजिटल खोया पाया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं।
अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। हाँ, जो कि भीड़ थी, आप मान के चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितनी की आबादी है। प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। हमने ट्रेन चलाई, बसें चलाई और उन्हें भेजने की कार्रवाई की तो बहुत सारे लोग पिछड़े होंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उसके लिए QR कोड भी दिए, उनको हम लोगों ने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी उपलब्ध करवाए, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी और उसके उपरांत उनके साथ संवाद संपर्क भी होना प्रारंभ हुआ। वे सभी एक एक करके मिलते गए और फिर उनके परिवार के लोगों को नजदीक के पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई और वे सभी लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित वापस जा चुके। ये टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती बहुत घटनाएं होती। प्रयागराज की एक घटना तो ऐसी भी है जिसमें एक व्यक्ति अपने घर से निकल गया। वो जिद कर रहा था कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन संगम में ही मुझे स्नान करना, मुहूर्त होने पर। अचानक रात्रि में 1 और 2 बजे के बीच में एक स्टैम्पेड की घटना घटित होती है। कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। तो घर वालों ने और मोहल्ले वालों ने समझ दिया कि वह व्यक्ति भी मर गया होगा, लेकिन वो मरा नहीं था। वो तो घर से जिद करके गया था और भंडारे जगह जगह लगे थे, तो भंडारे खाने में मस्त था। 13वें दिन घर के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसकी 13वीं की तैयारी कर दी और तब तक वो सांझ से ई-रिक्शा में बैठकर अपने घर पहुंच गया। और अपने घर पहुंचता है, लोग देख के बहुत चढ़ते कि क्या ये वही है। कहा कि भाई कहां थे अब 12 दिन? उसने कहा थे, तू बता, इतना अच्छा खाना पीने की व्यवस्था थी, खा पी करके वापस आ रहा हूं। उससे पूछा ये सब क्या है? कहा कि ये सब तुम्हारे लिए आयोजन किया था। तो उसने कहा मैं तो जीवित हूं। आप आश्चर्य करके इस प्रकार के दृश्य हुए थे। लेकिन महाकुंभ के स्केल को महाकुंभ में जाकर के ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही स्टार्टअप की दुनिया है। एक विचारों का आदान प्रदान आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी जैसे राज्य की दृष्टि अगर आपको मैं बताऊं, अभी ई व्हीकल के बारे में चर्चा हो रही थी, मोहनदास जी कह रहे थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेज अपने सभी 17 सिटीज में प्रारंभ की। पब्लिक का इतना पॉजिटिव रिस्पांस है, अनुमान यानी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक बार उन लोगों से पूछे, मैंने जब गोरखपुर और अयोध्या में से लॉन्च किया तो मैंने लोगों से पूछना प्रारंभ किया। तो अयोध्या से तो लोगों का उतना इंटरेक्शन नहीं था, मैं जाता था तो कुछ लोगों से मिलने के आ जाता, लेकिन गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, मैं वहीं से MLA भी हूं, तो वहां के लोग साहब इसको जो सिटी के अंदर मत करिए, सिटी से दूर भी लेके जाइए। पहले मैंने 5 बसेज वहां रखी, फिर उसे 15 की गई, फिर 25 की गई, फिर 40 की गई और उसकी डिमांड बढ़ती गई। यानी सिटी से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर
कि रेडियस में सभी महत्वपूर्ण कस्बों से होकर के वह गोरखपुर आ रही है और बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को भी कहा, मैंने कहा ये काम करो कि प्रदेश के अंदर हर गांव को इलेक्ट्रिक व्हीकल से जोड़ने की कार्रवाई करो, इलेक्ट्रिक बस सेवा से जोड़ने का काम करो, क्योंकि अब तो उसका बैकअप भी अच्छा है, 300 किलोमीटर का वह दूरी तय कर लेती है। और हम लोगों ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका प्रोडक्शन करता है, तो हम पर बस 20 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको देंगे और अन्य प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है उसमें, वह इलेक्ट्रिक बस सेवा दे यहाँ पर यूपी के अंदर। और बहुत अच्छी पॉलिसी हमने यहाँ पर दी है। इसमें हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं। मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा चुके हैं। एक बड़ा निवेश एफडीआई का है, वह यूपी के अंदर हिंदुजा ग्रुप ने लखनऊ में प्रारंभ कर दिया। मेरा यह मानना है कि अकेले यूपी को 1.5 लाख बसें चाहिए, और जो भी आएगा उसके सामने एक खुला मार्केट है। देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्तमान में यूपी के पास है, और कितनी डिमांड है, कितने जॉब दे रहा है, एक नई संभावना उसमें बन सकती है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक के मामले में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का अपना एक फंड भी क्रिएट किया है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, शुगर उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। मेरा यह मानना है जितना वर्तमान में हम उत्पादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती में, इससे 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य है, क्योंकि सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छा मार्केट भी है। हम थोड़ा भी उसको और प्रोत्साहित कर सके। यानी यह स्थिति तब है जब अभी हमारे सभी किसानों को अच्छा बीज मिलने में कठिनाई होती है, मार्केट की कठिनाई होती है, एफपीओज उस मजबूती के साथ अभी कार्य करना प्रारंभ नहीं कर पाए, वेयर हाउस की कमी है। ये सभी चीजें अगर वहां पर उनको उपलब्ध करा दिया जाए और फूड प्रोसेसिंग के साथ और एक्सपोर्ट के साथ हम जोड़ दें, ये क्षमता वर्तमान क्षमता से 3 गुना अधिक बढ़ सकती है। और ये सामर्थ्य हम लोगों ने स्वयं भी देखी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मुझे गोरखपुर में खेती भी देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं मंदिर में भंडारा चलाता हूं। भोजन सबको फ्री मिले, लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, 5000, 7000, 10,000 लोग वहां के भंडारे में भोजन पाते हैं। लेकिन ये मार्केट से कम मंदिर की खेती से सारा सामग्री आती है। तो जब तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब तक कुछ समय निकाल पाता था, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद समय नहीं निकाल पाता था। तो खेती का प्रोडक्शन काफी नीचे आ गया था। मैंने स्वयं ध्यान देना प्रारंभ किया। 3 वर्ष पहले गन्ना जो वहां पे उत्पादन हो रहा था वह लगभग यानी 2020 तक वह घट करके 6000 कुंटल आ गया था। मैं उसके बाद पीछे पड़ा, मैंने कभी नहीं, बीज क्या है, कब बोया जा रहा है, कब सिंचाई हो रही है, कब उसमें मिट्टी चढ़ रही है, इनको मैंने यहीं से देखना प्रारंभ किया और लखनऊ से बैठ करके बातचीत करके लोगों को करना शुरू किया। परिणाम क्या है? इस बार में जब पूछ रहा था, आज सुबह ही जब रिपोर्ट ले रहा था तो मुझे बताया गया सब 18,000 कुंटल गन्ना वहां पे लगा।
मैंने बताया ना कि 3 गुना अधिक सामर्थ्य यहाँ की खेती रखती है। वर्तमान में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे 3 गुना हम आसानी से ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर के फील्ड में ये है, एजुकेशन में फिजिक्स वाला आपके सामने एक उदाहरण है, मेडिकल के फील्ड में मैं लगातार कह रहा हूं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। लगभग अब हमारे 6 जिले ऐसे बचे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसके लिए हमने नई पॉलिसी लेकर के आए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास बीएससी हैं, सीएससीज भी हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर की कमी है। हमने जिलाधिकारियों को इस बारे में कहा है कि भाई आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उनको सिलेक्शन करके नियुक्ति पत्र जारी करिए। लेकिन तब भी लोग आते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, सिलेक्शन भी होता है, ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए गांव में नहीं जाना चाहते। मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा टेली कंसल्टेशन सुविधा बनाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अगर वर्चुअली कोचिंग क्लासेस चल सकती हैं तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी हम ये सुविधा मेडिकल के फील्ड में भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा दे सकते हैं, बहुत अच्छा दे सकते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कोरोना काल में जब कोविड-19 की महामारी आई थी, कोविड-19 की महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी का आया कि भाई हर जिले में आईसीयू के बेड्स होने चाहिए। देखिए फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया, बहुत दूरदर्शिता के बाद उन्होंने इस बारे में कहा, उन्होंने कहा हर जिले में होने चाहिए। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि कोविड टेस्ट की लैब्स आप बढ़ाइए। मैं बताऊं कि जब कोविड की जांच प्रारंभ हुई तो हमारे पास कोविड जांच के लिए केवल 100 टेस्ट हम करने की सामर्थ्य थी एजीएम में। मैंने जब अपने अपर मुख्य सचिव से कहा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, उस समय हम लगे थे, मैंने कहा 100 बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 1000 कर दिया। उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा इसका संक्रमण जिस तेजी के साथ हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं, आप कर दीजिए। पैसा आपको अपने पास से नहीं देना, पैसा हम दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, आप इसको 1000 करिए। खैर उनके मना कर, उन्होंने पहले ना में जवाब दिया, लेकिन बाद में उन्होंने तैयारी की और 1000 टेस्ट की क्षमता उन्होंने विकसित की। जैसे उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि 1000 ये हमारी लैब्स तैयार हो गई हैं, मैंने कहा इसको 10,000 कर दीजिए। उन्होंने कहा सब कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा करिए ना, मैं बोलूंगा। उन्होंने 10,000 की तो मैंने उसी दिन कहा, मैंने उसको 1 लाख तक पहुंचा दिया। अरे आप क्या बोल, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था आप 100 पे आप संतुष्ट थे, मैंने कहा था 1000 करिए। मैंने कहा 1000 की आवश्यकता है। मैंने 10,000 का 10,000 टेस्ट हो रहे हैं और सब जगह 4 टेस्ट। मैंने कहा 1 लाख करिए, ये समय आने वाला है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने उसको बढ़ा करके 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की समय से अगर हम कदम नहीं उठाते, क्या कोविड महामारी में बेहतरीन प्रबंधन दे पाते? नहीं दे पाते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले चरण में कहा था कि हर जिले में आईसीयू के 10-10 बेड बनाए जाए। मैंने जांच की तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिनमें एक भी बेड नहीं था, एक भी बेड नहीं था। तो नौकरशाही से जैसे जवाब आता, उन्होंने कहा साहब इसकी आवश्यकता क्या है? हमने कहा भी देखो, कुछ सोच समझ करके प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा आप इसकी तैयारी करिए। उन्होंने कहा इतना मैन पावर कहां से लाएंगे? मैंने कहा एनेस्थेटिक तो हर जिले में 1-1, 2-2 तो होंगे, उनको बुलाओ और पहले हम उनको SCPGI उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा चिकित्सा संस्थान है, मैंने कहा
SCPGI में हमको एक मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग उनकी रखवा दी, हर जिले से बुलवा देंगे। और फिर SCPGI, KGMU और RMM, इन 3 संस्थान जो लखनऊ में है, तीनों संस्थानों से मैंने कहा कि ये काम करो, शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रतिदिन अलग अलग जनपद मैंने उनको आवंटित किए और उनको कहा कि भाई आपको वर्चुअल ICU के रूप में इनको गाइड करना है और उन जनपदों में अगर कोई समस्या होगी तो आपको फिजिकली वहां पहुंचना है। आपको जो चाहिए, आपको स्टेट प्लेन चाहिए, स्टेट प्लेन मिलेगा, आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए, हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो चाहिए आपको मैं सुविधा दूंगा, लेकिन वहां फिजिकली भी जाना पड़ेगा। और आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने वर्चुअल ICU कोविड-19 के दौरान प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित किए, सभी 75 जनपदों। और मेरा मानना है कि आप मेडिकल के फील्ड में टेली कंसल्टेशन हम दूर दराज के गांव में बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकते, दे सकते। अब तो उस प्रकार के ATM भी आ गए, वे भी सुविधा दे रहे हैं, हम उस फील्ड में भी कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अन्य कार्य हम लोगों ने किया था, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये भी कोविड-19 के दौरान किया था। वो था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का, BC सखी। ये कहां से कार्य प्रारंभ होता है? हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उस दौरान कामगार और श्रमिकों को भत्ता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, क्योंकि हमें मालूम था लॉकडाउन होगा। तो लॉकडाउन के दौरान जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों को सबसे अधिक कठिनाई होगी। ये लोग प्रतिदिन कमा सके, यह संभव नहीं है। और उसी दौरान आपने देखा होगा दिल्ली से कितने बड़े पैमाने पे और अन्य महानगरों से कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया। जब पलायन की बहुत बड़ी संख्या होने लग गई और वह पलायन उत्तर प्रदेश की तरफ था, मेरे पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 14,000 बसेज का बेड़ा था। तो मैंने सभी से कहा कि भाई आप लोग तैयार हो जाइए। इन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा भाई आप मास्क लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए, आपको और भी कुछ चाहिए तो आप बताइए, आपको जितनी मजदूरी चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए ये भी बताइए, लेकिन आपको इन लोगों को उठा करके हर जनपद में लेके जाना है। और मैंने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, इन जनपदों में अलग अलग सेंटर बना करके इन लोगों से कहा कि भाई आप लोग अलग अलग जनपद के लोगों को उन जनपदों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का उपयोग करो। जो आता है उसको खाने के लिए भोजन मिले, पीने के लिए पानी मिले, और वाहन से उनको उन जनपदों तक पहुंचाना है। और प्रत्येक जनपद में हमने क्वारंटीन सेंटर